प्राची को राजमा चावल खाना बहुत पसंद था। उसे राजमा चावल खाना इतना ज्यादा पसंद था कि वह कभी किसी और खाने के बारे में सोचती ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन प्राची अपनी दोस्त नीतू के घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक राजमा चावल का ठेला नजर आता है और प्राची नीतू से बोलती है, नीतू वो देखना, राजमा चावल का ठेला है, चल ना राजमा चावल खाते हैं। वैसे ही मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। कॉलेज में तो कुछ सही सा खाना मिलता ही नहीं है और ना मैंने खाया था। और राजमा चावल कितने टेस्टी दिख रहे हैं, मुझे तो डबल भूख लग रही है। जल्दी जल्दी चलना, राजमा चावल खाते हैं। अरे यार, तू पागल हो गई है क्या? कॉलेज स्टैंडर्ड में हमने कितना सब खाया है, चाउमीन, फिंगर रोल, मोमोज, और तेरा ये सब खाने के बाद भी ये आंसर आ रहा है कि तूने ठीक से नहीं खाया। भाई तेरा पेट है या टैंकर है? इतना खाने के बाद भी अभी भी कहीं न कहीं जगह बची है और मुंह से यही निकल रहा है कि मैंने तो कुछ खाया नहीं और भूख भी नहीं मिटी। भाई मुझसे तो नहीं खाया जाएगा इतना। अब खाया तो मुझसे भी नहीं जाता, लेकिन अगर सामने राजमा चावल रखे हो तो तब तो सब कुछ चलता है। मेरे शरीर का इतना कंट्रोल नहीं है। जो लोग मुझे खाने के लिए वेट कराते हैं ना, मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। जैसे कि अभी तू करवा रही है। देख, तू मेरी दोस्त है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, नहीं तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करती, क्योंकि मुझे सब्र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं तुझे कब से बोल रही हूँ कि चल चल, टाइम वेस्ट मत कर, लेकिन तुझे सुनाई दे ही नहीं रहा है और फिर तुझे घर जाने की जल्दी होगी। यार तू कैसी सी है? एक तो मैं तेरी वजह से इस वाले रास्ते से आई हूँ। तूने ही कहा था मुझे कि यार चल घर चलते हैं इस रास्ते से, क्योंकि ये छोटा रास्ता है। अब तू ऐसे कह रही है? कसम से यार, मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि तू तो राजमा चावल के आगे किसी की सुनती ही कहाँ है। यार ये तो गलत है। तेरे साथ आई हूँ और तू मुझे ऐसे कह सकती है? मुझे भी तो बुरा लगता है ना। मैं कभी कुछ ना कह रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे बुरा ही नहीं लगता। और अगर तू कुछ बोलती है ना तो किसी की फीलिंग्स का ध्यान भी रखा कर। अरे भाई, तू मुझे ये मत समझा, तू मेरे इमोशन को समझ। तुझे मेरे जैसा इंसान पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो सबके इमोशंस को समझती हूँ। तुझे ही पता है कि राजमा चावल कितना टेस्टी होता है, और राजमा चावल के इमोशन समझ रही हूँ मैं, फिर कह रही हूँ, इसलिए इमोशन मैं समझ लेती हूँ। जल्दी जल्दी चल, खा के आते हैं। मुझे माफ कर दे, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। तू तो मेरी बात सुनने वाली है नहीं और ना ही कोई बात समझने वाली है। तू यहाँ बैठकर राजमा चावल खा। मैं राजमा चावल खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही मेरा मन है राजमा चावल खाने का। और तू अब मुझे तो बोलने की हिम्मत भी मत करियो कि तुझे रुकना है। मैं नहीं रुकने वाली हूँ और ना ही तुझे कुछ बोलने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे तो लेट हो रहा है, और अगर तेरी सुनूंगी तो मैं रह जाऊंगी और ऊपर से बुरी भी बनूंगी। नीतू प्राची से बहस नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्राची को कोई फर्क नहीं पड़ता और प्राची राजमा चावल के ठेले के पास जाकर मजे से राजमा चावल खाने लगती है। ऐसे ही प्राची का चलता रहता है और प्राची लोगों को ठेस पहुंचाकर राजमा चावल खाती चली जाती है। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्राची की माँ भावना उससे बोलती है, अरे बेटा सुन, मेरा मन कर रहा है आज कुछ हल्का खाना खाने को, तो मेरे लिए कुछ हल्का सा खाना बना दे, खिचड़ी या फिर कुछ ऐसा। आप ना राजमा चावल खाओ। अरे राजमा चावल पेट दर्द, सर दर्द सब कुछ सही कर देता है। आपको तो पता ही है राजमा चावल बनाती मैं कितना अच्छा हूँ, और ऊपर से मेरे हाथ का राजमा चावल जो खा ले, आए हाय, वो तो बस खाता ही रह जाए। उसके शरीर में तो अलग ही चुलबुलाहट सी आ जाती है। एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं अभी आपके लिए राजमा चावल बना के लाती हूँ। रात में राजमा चावल खाने से शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी तबीयत भी। मैंने तुझे एक भी बार कहा था कि मुझे राजमा चावल खाने हैं, या मेरे शरीर को राजमा चावल की कमी हो रही है? तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कुछ भी बोलो, लेकिन तुझे तो बस राजमा चावल सुनाई देते हैं। अगर आपको राजमा चावल खाना है तो खाओ, वरना आप खुद बना लो जो आपको खाना है। मुझसे मत बोलो कुछ बनाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं बना पाऊंगी। अच्छा, तो तेरी माँ यहाँ बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, लेकिन तुझे अभी राजमा चावल दिख रहे हैं। अरे लोग तो किसी इंसान पर मरते हैं, इंसान को प्यार करते हैं, लेकिन तू तो हर समय राजमा चावल पर ही मर रही है। कैसी बेटी मिली है मुझे? एक काम नहीं करके देती है तू। मेरे लिए कुछ मत बना, भगवान ने मेरे हाथ पर दिए हैं और अभी भी मैं इतनी भी अपाहिज नहीं हूँ कि अपने लिए कुछ काम न कर सकूं। मैं अपने लिए खुद खाना बना लूंगी बढ़िया सा। आई मुझ पर हुक्म देने वाली। प्राची अपनी माँ की तबीयत भी नहीं देखती और वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है।
दिन निकल रहे थे। प्राची को राजमा चावल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था और इसी वजह से अब उसकी माँ हद से ज्यादा परेशान होने लगी थी। ऐसे ही कई दिनों बाद प्राची अपनी माँ के साथ एक शादी के फंक्शन में जाती है, जहाँ वह खाने के सभी स्टॉल देखकर अपनी माँ के पास आती है और गुस्से से बोलती है। माँ, आप मुझे कहाँ लेकर आ गई हैं? आपने तो कहा था कि शादी में जा रहे हैं, और ये शादी कहाँ? यहाँ तो राजमा चावल भी नहीं है। तू किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं आई है जहाँ तूने अपने मन की डिमांड कर रखी है। राजमा चावल यहाँ पर नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और किसी की शादी नहीं है तो किसी की शादी के खाने में कमी कैसे निकाल सकती है? तेरे दिमाग तो ठीक है ना? रात में चावल चाहिए, चावलों पर इतना भी मरना ठीक नहीं होता। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? मुझे राजमा चावल पसंद है, और अब आप मुझसे ये उम्मीद रख रही हैं कि मैं यहाँ चुपचाप बैठी रहूं और शादी देखूं, वो भी हंसते हंसते? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं राजमा चावल पे मरती हूँ तो मैं उसी पे मरूंगी। राजमा चावल मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए। तू यहाँ से चुपचाप चल। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे यहाँ लाकर। ये नहीं कि कभी दूसरे के बारे में भी सोच ले। तुझे यहाँ पर तमाशा करना है तो ठीक है, घर पर चलकर तमाशा कर। मुझे यहाँ 4 लोगों के आगे अपना मजाक नहीं बनवाना। एक शादी में चैन से नहीं रुकने देती है ये लड़की। पता नहीं क्या करवा के मानेगी। भावना प्राची को लेकर घर आ जाती है। भावना को बहुत ही तेज गुस्सा था, इसीलिए वह उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और प्राची से कहती है। अब तुझे अकल ठिकाने पर मिल गई है ना? आज का चावल का स्वाद तेरी ये बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। मैं तुझे कुछ बोलती नहीं हूँ, इसलिए तुझे सर पर चढ़कर नाचने की आदत हो गई है। राजमा चावल चाहिए, राजमा चावल चाहिए। राजमा चावल पर इतना मर रही है कि अपनी माँ को मरते दम तक छोड़ रही है। लेकिन माँ, ऐसा क्यों? बस बिल्कुल चुप हो जा। तेरी मैंने बहुत सुन ली है और अब आगे से एक बात नहीं सुननी मुझे तेरी। आज तक राजमा चावल के लिए अपना पागलपन दिखाया है, इसलिए आज तो तेरी हद हो गई। अब मुझे तेरी कुछ नहीं सुननी। आज के बाद इस घर में राजमा चावल ही नहीं बनेगा और ना ही राजमा चावल कहीं बाहर से आएगा। और अगर तूने गलती से भी राजमा चावल का नाम ले लिया ना तो मैं तुझे घर से ही निकाल दूंगी। राजमा चावल का ठेला लगा, राजमा चावल के बिना आंसू बहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होगा। अपनी माँ के गुस्से के आगे प्राची की जुबान नहीं खुलती और इसी के साथ राजमा चावल पर मरने वाली प्राची चुप हो जाती है और मजबूरी में ही सही पर उसे राजमा चावल छोड़ने पड़ते हैं। सपना और मुकेश दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। जहाँ सपना एक नंबर की फेंकू लड़की थी, वहीं मुकेश बहुत ही समझदार था। मुकेश एक गरीब घर से था। मुकेश के माता पिता की मौत एक रेल हादसे में हो गई थी, जिसके बाद मुकेश अपने मामा के बंगले में रहा करता था। एक दिन सपना मुकेश के पास आकर कहती है, मुकेश, हम शादी कब करेंगे? हम दोनों को रिलेशनशिप में आए 2 साल हो गए हैं, अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। सपना, अभी नहीं, कुछ समय बाद हम शादी करेंगे। वो क्या है ना, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी उठा पाऊँ, तुम्हें एक वक्त का खाना खिला पाऊँ। इसलिए ना पहले मेरी जॉब लगने दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, पक्का। ठीक है, जैसे तुमको सही लगे मुकेश। सपना थोड़ी देर उससे इधर उधर की बात करती, फिर कुछ देर बाद घर चली जाती। कुछ साल निकल जाते हैं ऐसे ही। सपना और मुकेश दोनों का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। मुकेश की एक अच्छी कंपनी में जॉब लगती है। ये बात मुकेश सपना को बताता है और सपना उससे कहती है, अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई है, अब तो हम शादी कर ही सकते हैं ना? नहीं सपना, अभी अभी तो जॉब लगी है, कम से कम सैलरी तो आने दो, उसके बाद हम शादी करेंगे, ठीक है? तुमको शादी ही नहीं करनी है। पहले तुमने कहा कि जॉब लगेगी फिर शादी कर लेंगे, और जब अब जॉब लग गई है तो फिर से तुम बहाने बना रहे हो। सीधा बोलो ना कि तुमको शादी ही नहीं करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है सपना, मैं तो बस, क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? क्योंकि तुम अमीर घर की लड़की हो और एक मैं मामूली सा गरीब लड़का जिसके पास अपना घर तक नहीं है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुकेश। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसे या जमीन से नहीं। अगर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। सपना मुकेश को समझाकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ शोभा से अपने और मुकेश की शादी के बारे में बात करती है। जब सपना मुकेश के बारे में बताती है तो शोभा सपना से कहती है, बेटा तेरी पसंद को क्या हो गया? हाँ, तुझे अगर शादी करनी तो हमें बता देना, हम तेरे लिए अमीर से अमीर लड़की के रिश्ते लेकर आएंगे। तू उस गरीब के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस मुकेश से ही शादी करूंगी। मुझे उसके पैसों से कोई मतलब नहीं है। सपना शोभा से इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है।
कुछ दिनों बाद सपना और मुकेश दोनों एक छोटे से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मुकेश सपना को एक बड़े से बंगले में ले जाता है। बंगला देखकर सपना मुकेश से कहती है, वाह मुकेश, तुम्हारा इतना बड़ा बंगला है और तुम मुझे आज तक झूठ बोलते आई कि तुम्हारे पास रहने को मकान नहीं है, और तो और मकान के साथ साथ इतनी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। इनको हाथ मत लगाओ सपना, ये मेरा नहीं है। और ये बंगला भी मेरा नहीं है। तुम्हारी नहीं है तो किसका है ये सब मेरा नहीं, मेरे अमेरिका वाले मामा का है। वो लोग यहाँ नहीं रहते, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ ताकि घर की देखभाल हो सके। और ये गाड़ियाँ भी ना उन्हीं की है। अरे तो क्या हुआ, अभी हम लोग यहाँ रहते हैं तो ये सब हमारा हुआ। सपना इतना बोलकर पूरे बंगले में घूमने चली जाती है। सपना को बंगला बहुत ही अच्छा लगता है। वाह यार, ये बंगला तो इतना बड़ा है कि अच्छे से देखने के लिए 4 दिन लग जाएंगे। इतना सुंदर बंगला मैंने कभी नहीं देखा। अब यहाँ की फोटो क्लिक करके अपने दोस्तों को दिखाऊंगी और उनको जलाऊंगी। वो बंगले में घूम ही रही होती है कि मुकेश उसे आराम करने के लिए बुला लेता है। दोनों कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शादी के बाद सपना घर का सारा काम संभाल लेती है और मुकेश हमेशा की तरह टाइम पर ऑफिस चला जाता। वक्त गुजरता रहता है और गुजरते वक्त के साथ सपना और मुकेश की शादी को 8 महीने हो जाते हैं। एक दिन सपना मुकेश से कहती है, सुनो मुकेश, हमारी शादी को 8 महीने हो गए हैं। शादी के बाद हम एक भी दिन कहीं बाहर नहीं गए हैं। हम लोग कल बाहर चलते हैं ना? नहीं सपना, ऑफिस में बहुत काम है, हम कहीं नहीं जा सकते। हम कभी और चलते हैं। तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? अपने काम से ही शादी कर लेते। मेरी माँ हमेशा 1 महीने में 2 बार बाहर ले जाती थी और शादी के बाद 8 महीने में मैं एक भी बार नहीं गई। सपना इतना बोलते बोलते रोने लगती है। मुकेश उसे रोता हुआ देखकर कहता है, अरे यार चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, कल शाम को तैयार रहना। कल हम लोग बाहर जाएंगे, वो भी कुछ खाने के लिए। सच्ची ना? हाँ बाबा, तुम तैयार रहना। मुकेश खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है और अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को सपना तैयार होकर मुकेश का इंतजार कर रही होती है कि तभी सपना की दोस्त डिम्पल उसके घर के बाहर मिल जाती है। अरे सपना, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे ये मेरा घर है और मेरे पति मुझे आज 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले जा रहे हैं। बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। सच में ये तेरा घर है? वाह यार, तेरा घर तो बहुत बड़ा है और गाड़ियाँ भी कितनी सारी है। तो खुद ही चली जा। अरे नहीं यार, आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पर है और मुझे गाड़ी चलाने में डर लगता है। अभी बस मेरे पति आने वाले हैं, उनके साथ ही चली जाऊंगी। अच्छा सुन ना, तेरा इतना बड़ा घर है, कभी इस घर में हम पार्टी करते हैं ना, सारे दोस्तों को बुलाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। हाँ जरूर, तू परसों सबको लेकर आ जाइयो, ठीक है? ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ, परसों मिलते हैं। डिम्पल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद मुकेश भी आता है और सपना को एक नॉर्मल ढाबे पर ले जाकर खाना खिलाता है। सपना उस वक्त कुछ भी नहीं कहती और घर आ जाती है। फिर 2 दिन बाद शाम को डिम्पल के साथ 5 लोग सपना के घर आते हैं और पार्टी करते हैं। कुछ देर बाद मुकेश घर आता है और ये सब देखकर वो सपना को कमरे में ले जाता है। ये सब क्या है सपना? तुमको पता है ना हम लोगों के पास पैसे नहीं है और तुम पार्टी कर रही हो। क्या हो गया? तुमसे शादी करने से पहले भी तो ये सब करती थी ना मैं, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, फिर अभी क्यों? और मैं भी तो अपने दोस्तों को बता दूं कि मेरा घर कितना बड़ा है और कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तुम्हारा ये शो ऑफ ना किसी दिन हमें पक्का मुसीबत में डाल देगा। जाओ करो पार्टी। सपना मुकेश की बातों को अनसुना करके नीचे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। सारे पार्टी कर ही रहे होते हैं कि तभी मुकेश के मामा का लड़का मोहित आता है और चिल्लाने लगता है, बंद करो ये नाच गाना। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पार्टी करने की? ओह हेलो मिस्टर, कौन हो तुम? पार्टी मैं अपने घर में कर रही हूँ, ना कि तुम्हारे घर में। अच्छा तो ये तुम्हारा घर है? तुम्हारी औकात भी नहीं है इस घर को खरीदने की। सारा जीवन निकल जाएगा लेकिन तुम खरीद नहीं पाओगी, समझी? सपना और मोहित में बहस हो ही रही होती है कि तभी इतनी आवाज सुनकर मुकेश नीचे आता है और सपना से कहता है, क्या हुआ सपना, इतना शोर क्यों हो रहा है? हाँ ये पता नहीं कौन लड़का है जो हमारे घर को अपना घर कह रहा है और धमकी भी दे रहा है। अरे मोहित भैया, आप कब आए? आप मुझे फोन कर देते ना तो मैं आ जाता आपको लेने। तुम इसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? ये हमें अपने घर से निकाल रहा है और तुम? मैं बताता हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मतलब मुकेश के मामा का लड़का हूँ। और मुकेश की औकात ही क्या है इस घर को खरीदने की? अरे इसके तो माँ बाप नहीं है, इसलिए इसको यहाँ रहने दिया मैंने। और ये तो अपना ही घर बना के बैठ गया, इसको हमारे पीठ पीछे पार्टी कर रहा है। अब
मोहित मुकेश की बहुत बेइज्जती करता है और उसे घर से जाने के लिए भी कह देता है। मुकेश की इतनी बेइज्जती सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसके इस शौक के चक्कर में मुकेश की बेइज्जती हो रही है और इस चक्कर में उसे घर से भी निकाल दिया गया। सपना मुकेश से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो मुकेश, मेरी वजह से तुमको घर से निकाल दिया गया और तुम्हारी बेइज्जती भी करी। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, इस बात की मुझे खुशी है। आज से मैं वादा करती हूँ कि तुम जिस तरह मुझे रखोगे मैं उसी तरह से रहूंगी। साथ ही हम दोनों जॉब करेंगे ताकि हम अपना एक छोटा सा घर ले सके। मुकेश सपना को माफ कर देता है और कुछ दिनों बाद दोनों जॉब करके एक छोटा सा अपना घर खरीद लेते हैं और दोनों ही सुखी जीवन जीते हैं। इस तरह से करोड़पति बहू एक गरीब पति के साथ खुश रहती है। नीलम की बहुएं बहुत ही समझदार होती हैं, लेकिन कभी कभी नीलम की बहू ऐसी हरकतें कर देती हैं कि नीलम को अपनी बहुओं पर चिल्लाना पड़ जाता था। ऐसे ही एक दिन नीलम अपनी 5 बहुएं, बड़ी बहू ज्योति, दूसरी बहू उर्मी, तीसरी बहू नेहा, चौथी बहू प्राची और 5वीं बहू पूनम को बुलाती। बहुओं, तुम सबको तो पता ही है ना, कल उमा के घर जगराता है और फिर परसों भंडारा होगा। जी माँ जी, हमें पता है। तुम 5 को अगर ये याद है तो ये भी अच्छे से याद होगा ना कि उमा ने बोला है उसके घर सब काम में तुम 5 की मदद करोगी। अरे वो बेचारी भला के लिए कैसे सब करेगी। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। और रही बात उमा आंटी की, तो उन्हें तो किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कल हम 5 इसी बारे में बात कर रहे थे। अच्छा जी, तुम 5 इतनी समझदार भी हो कि दूसरों के बारे में भी सोचना जानती हो। माँ जी, हम अपने और सबके बारे में सोचते हैं, बल्कि मैं तो ये भी बोलूंगी माँ जी कि हमें भी घर में कोई दावत ही रख लेनी चाहिए। हमारे घर में भी तो लोगों का आना होना चाहिए ना। नहीं, हमें कोई दावत नहीं रखनी। तुम 5 को पता भी है कि इन सब में कितना खर्चा आता है। अरे हम कोई दावत करने निकले ना तो हम खुद लुट जाएंगे। माँ जी, अब तक हमने किसी के घर का भंडारा खाया है तो किसी के घर की दावत खाई है, लेकिन अब हमें भी लोगों को मौका देना चाहिए ना हमारे घर आने का, हमारे घर की दावत खाने का। बहुओं, सास मैं हूँ ना, तो सास वाले काम मुझे ही करने दो। तुम 5 को कोई जरूरत नहीं है मेरी सास बनने की। बढ़िया ही मेरी सास बनने, जितना कहा है ना उतना करो। आई बात समझ में? ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी, कल हम अपने परिवार के लिए क्या बनाएं? कल तो बस जगराता होगा ना, और जगराते में कुछ खाना पीना भी हो, ये जरूरी तो नहीं। हम 5 के लिए तो कुछ बनना ही चाहिए। पर नहीं, कुछ नहीं बना है। अरे उमा के खास पड़ोसी हैं हम, तो वो लोग जो अपने लिए बनाएंगे वही हम सबके लिए भी होगा। और मैं चली जाऊंगी, पहले एक बड़े कटोरे में सबके लिए ले आऊंगी। माँ जी, कंजूसी करने में तो आपको कोई मात नहीं दे सकता। जिस तरह से आप कंजूसी करती हो ना, किसी को पता तक नहीं चलता। ये तो बस आपको ही आता है। ये कोई कंजूसी नहीं है, बल्कि समझदारी है। और हमारा क्या है, जिस दिन कभी हमारी बारी आएगी उस दिन हम भी दावत दे देंगे, लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं है। नीलम अपने घर में किसी को ज्यादा खर्चा नहीं करने देती थी, जिस बात से कभी कभी नीलम की 5 बहुएं भी सहमत हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन नीलम की 5 बहुएं घर का काम कर रही होती हैं। वैसे आप सबको ये नहीं लगता कि हमें भी अपने घर में दावत करवानी चाहिए? पता है मेरे मायके में तो मैं कभी न कभी दावत करवा ही देती थी, और अच्छा लगता है जब हम बिना बात के भी दावत करवा देते हैं। तो हमें तो अच्छा लग जाएगा, लेकिन माँ जी का क्या? उन्हें तो बुरा लगेगा ना। उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई फिजूल की खर्ची करे। उन्हें तो हर चीज में एक सलीके में ही पसंद है। वो सब तो अलग बात है, लेकिन मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि हमें भी घर में दावत रखनी चाहिए। जब से शादी करके आई हूँ तब से हमारे घर में एक बार भी हवन तक नहीं हुआ। वही तो, मुझे भी ये गलत लगता है कि घर में एक हवन भी ना हो। और माँ जी से इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने आज तक किसी की बात मानी ही नहीं है, तो अब क्या मानेगी? अगर माँ जी हमारी बात मानने नहीं वाली है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम माँ जी को मनाने की कोशिश भी ना करें। मुझे तो यही लगता है कि हमें एक बार माँ जी से बात करनी ही चाहिए इस बारे में। बात करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। माँ जी बहुत टेढ़ी खीर है, उन्हें मनाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना होगा। अगर हमें दावत करवानी है तो हमें कुछ अलग सोचना होगा। 5 बहुओं को घर में दावत करवानी थी,
लेकिन नीलम से बात करने में पांचों बहुओं को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डर लगता था, इसलिए कोई भी नीलम से बात करने की हिम्मत नहीं करता। सब अपने आप ही कुछ न कुछ सोचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उर्मी नीलम के पास जाती है। माँ जी, आपको पता है मेरी माँ ने बताया कि हमारे जो पंडित है ना, उन्होंने बताया है कि सोमवार को अगर हम दावत करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। तो मैं क्या कहती हूँ कि इस सोमवार हम दावत कर लेते हैं। मेरी प्यारी बहू, मैं क्या तुझे कोई पापी दिखती हूँ जो मुझे पुण्य करने की जरूरत है? अरे तुझे पुण्य कमाने हैं तो अपनी सास की सेवा कर। सास की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। माँ जी, लेकिन अगर हम दावत करते हैं तो अच्छा ही रहता है ना। बहू, अच्छा तो तब भी होता जब तू अपने मायके से भर भर कर पैसा लाती, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। अपनी सास की बात सुनकर उर्मी का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से वापस चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह प्राची चीखते हुए नीलम के कमरे में जाती है। माँ जी, मुझे लगता है कि मुझे किसी की बुरी नजर लग गई है। अब तो ये नजर तभी उतरेगी जब हम 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे। वैसे माँ जी, अगर हम इतना कर ही रहे हैं तो हमें दावत भी करवा ही लेनी चाहिए। एक साथ हमारे 2 काम निमट जाएंगे। बहू, तुझे अचानक से क्या हो गया? कल तक तो तू बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से कैसे नजर? माँ जी, आप भी ना क्या बात करती हो। नजर क्या बता के लगती है? हेलो, मेरा नाम नजर है और पड़ोसी ने तुम्हें लगने को कहा है तो लग जाऊं? ऐसा थोड़ी होता है माँ जी। बहू, तू टेंशन मत ले, मैंने बहुत लोगों की नजर उतारी है। मुझे नजर उतारना आता है बहुत अच्छे से। बस तू शांति से खड़ी रह, मैं अभी चप्पल से मारती हूँ, नजर खुद ब खुद उतर जाएगी। और अगर फिर भी नहीं उतरी तो रामबाण नुस्खा है ना, झाड़ झाड़ से तो पक्का भाग ही जाएगी नजर। न माँ जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई नजर वगैरह लगी है। शायद बस जुकाम हो गया है। अबे भाप लूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। अरे नहीं बहू, तुझे बहुत बुरी नजर लगी है, मैं देख के बता रही हूँ। तू लापरवाह मत बन, मैं अभी तेरी नजर उतार दूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तू। माँ जी, वो मैंने गैस पर दूध रखा है, वो गिर गया होगा, मैं अभी आती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर प्राची वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। हर कोई अपनी तरफ से अब कोशिश करने लगता है नीलम को मनाने के लिए। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन नीलम किसी की भी बात को मानने तक राजी नहीं थी। कुछ दिनों बाद नीलम के बड़े बेटे अमन की दुबई में नौकरी लग गई होती है और वो खुशी खुशी घर आता है। सबको बुलाने लगता है। माँ, ज्योति, पूनम, प्राची, अरे कहाँ हो सब? जल्दी से आओ। अमन की आवाज सुनकर वहाँ सभी लोग आते हैं। क्या हुआ बेटा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मैं जिस नौकरी के लिए इतने समय से कोशिश कर रहा था वो लग गई है। मुझे दुबई की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। क्या? इसका मतलब तेरी नौकरी लग गई और अब तू विदेश रहने वाला है? हाँ माँ, अब मैं दुबई जाने वाला हूँ। सच में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अब। जेठ जी, देर से ही सही, लगता है अब तो भगवान ने आपकी बात सुन ली है। हम सब आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बस यूं ही जिंदगी में तरक्की करो और खूब नाम रोशन करो अपना। सच में आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तो अमन के पापा का सपना पूरा हो गया। वो यही चाहते थे कि उनके बेटे की दुबई में नौकरी लगे और देखो आज वो सपना भी पूरा हो गया। माँ जी देखो, अब तो सब अच्छा ही हो रहा है ना, तो अब तो हम घर में दावत रख ही लेते हैं। बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी कि अब तो हमें दावत करनी ही चाहिए। क्या माँ जी, आप और दावत के लिए मान गई? अरे हाँ भाई, मैं दावत के लिए मान गई। आज तो सूरज पता नहीं कहाँ से निकला है, एक के बाद एक खुशखबरी मिले ही जा रही है। अब माँ जी, इतना सब हो रहा है तो क्यों ना हम छोले कुलचे की दावत करें? हाँ माँ जी। बहुओं, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी 5 बहुओं की छोले कुलचे की दावत के लिए रजामंदी देती हूँ। नीलम की 5 बहुएं घर में छोले कुलचे की दावत रखवाती हैं, जो बहुत ही अच्छी जाती।